बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ात के अक़दस पर जिस पर खुद रब्बे कायनात और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं जमील अख्तर स्पेशल ऑफिशियल चैनल, और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं करवाता चलूँ। सहाफ़ी हैं, उनका ताल्लुक सहाफ़त से बहुत गहरा है और हालात हाज़िरा पे, करंट अफेयर पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है और बड़ी नपे तुले अंदाज में वो तबसरा करते हैं। और हमारी खुशनसीबी कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और मौके की मुनासबत से आज चूँकि लेबर डे है, मजदूर डे है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ मजदूर मौजूद हैं उनको उनकी सेलिब्रेशन के लिए या उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी मेहनतों को के लिए उनको याद करने का दिन है। और इंशाल्लाह हम पूछेंगे अपने मेहमान से कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और उसकी तारीख कहाँ से शुरू होती है और इसकी अहमियत क्या है, और हमारे मुल्क के पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसाइल मजदूरों के साथ हैं वो उनका हल क्या है। मोहतरम मोहम्मद इलियास मुग़ल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इलियास मुग़ल साहब, ये बताइए कि आज लेबर डे है और यौम मजदूर डे मनाया जाता है, 1 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इसका थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताइए कि ये कब शुरू हुआ और ये क्यों मनाया जाता है, कौन लोग इसको मनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मजदूर डे है, बेसिक तो अब तो एक सिलसिला चढ़ पड़ा है कि पूरी दुनिया के अंदर हर दूसरे दिन कोई ना कोई डे मनाया जाता है। इन डेज को मनाने का एक फ़ायदा तो ये है कि उस चीज़ की अहमियत जो है वो दुनिया के सामने आती है। उजागर होती है। ये शिकागो के जो मजदूर थे उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, जो अपने हकूक़ की जंग लड़ते लड़ते, कोशिश करते करते दुनिया से चले गए। अच्छा। उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। मगर इस दिन को जो बनाने का बुनियादी मकसद था, उसको हम भूल कर हम क्या करते हैं, एक दिन मना लेते हैं, मगर जो मज़दूर को उसका हक़ देना चाहिए। आपको एक मिसाल दूँ कि पेरेंट्स डे मनाया जाता है। पेरेंट्स डे पूरा साल कोई पेरेंट्स को नहीं पूछता, और जिस दिन ये दिन आता है उस दिन सारे सेल्फियाँ लेकर बैठ जाते हैं पेरेंट्स के पास, एक सेल्फी बना के और पेरेंट्स डे हैप्पी लिख के वो चला देते हैं। तो इस तरह पेरेंट्स डे नहीं मनाए जाते हैं। इसी तरह यौम मज़दूरों की जब हम बात करते हैं, 1 मई पूरी दुनिया के अंदर यौम मज़दूर तो मनाया जाता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि मज़दूर जो कंधे पे बोझ उठाया हुआ है, क्या आपने उसका बोझ उतार दिया? क्या मज़दूर को उसका हक़ आपने दे दिया? क्या मज़दूर की मज़दूरी जो है वो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको मिल जाती है? क्या मज़दूर को उसका हक़ उसकी मेहनत के हिसाब से मिलता है? फिर तीसरी बात, सैयदना फारूक सिद्दीक़ अकबर का वो कौल कि मेरी तनख्वाह वही होगी जो एक मज़दूर की तनख्वाह है। अगर उसके अंदर गुज़ारा हो सकता है तो मेरी तनख्वाह भी वही होनी चाहिए। जब आप हाकिम थे, खलीफा वक़्त थे, अगर मज़दूर का गुज़ारा उसके अंदर नहीं हो सकता या मेरा गुज़ारा उसके अंदर है, तो मज़दूर की तनख्वाह को भी फिर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अब पाकिस्तान के रूल के मुताबिक 25,000 रुपये हमने मज़दूर की मज़दूरी रखी है। मुझे वो जगह बता दें जहाँ मज़दूर को उसके टाइम के हिसाब से 8 घंटे उसकी ड्यूटी है और 25,000 रुपये उसकी सैलरी उसको मिलती है। और मुझे कोई दुनिया का वो फ़िलासफ़र ये फ़लसफ़ा बता दे कि 25,000 रुपये के अंदर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, 25,000 के अंदर मेडिकल कैसे पूरा होगा, शादी ब्याह की तकरीबात कैसी होंगी, खुशी गमी कैसे होगी, उसका पेट्रोल कैसे पूरा होगा, उसके मकान का किराया कैसे पूरा होगा, वो खाएगा क्या, वो क्या अपने ऊपर लगाएगा, फिर उससे बचाएगा क्या। तो दिन मनाने से कुछ नहीं होता। बेसिक ये है कि मजदूर को उसका हक मिलना चाहिए। ये दिन इसलिए मनाया जा रहा था। मोहतरम इलियास मुग़ल साहब, अगर हम आपसे ये थोड़ा सी तशरीह जानना चाहें कि देखें इस्लाम में भी सबसे ज़्यादा मजदूर को और गरीब को जो है ना प्रमोट किया गया और उसके हकूक़ बयान किए गए। खुद जो है ना मजदूर के लिए इस्लाम में बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत भी और उसका ख्याल रखा गया, और रियासत मदीना जो बनाई गई थी उसमें ख़ास तौर पर गरीब तबका और मजदूरों के लिए ही ये इस्लाम का प्रोटेक्शन मौजूद है। मगर बदकिस्मती से है कि हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान में ना तो इस्लामी कवानीन के तहत हम जो है मजदूरों को वो सहूलियात दे सके, और ना ही अंग्रेजी कानून जो हमारे ऊपर राइज है इसके तहत भी हम मजदूरों की कुछ आशफ तसरी कर सके। इस बारे में बताएंगे कि आपके ये क्या हम जो है किस जगह पे खड़े हैं। देखिए, बात यह है कि इससे पहले मैं इस तरफ जाऊं, मेरी थोड़ी सी बात रह गई थी कि जब हम मजदूर की बात करते हैं तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त एक मजदूर को कम से कम कितना पैसा मिलना चाहिए उसका घर चले। कम से कम मेरे हिसाब से, और मेरा ये आप मुतालबा भी समझ लें हुकूमत पाकिस्तान से, कि एक मजदूर की कम से कम जो तनख्वाह है वो 50,000 रुपये होनी चाहिए ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके। एक तरफ महंगाई आपने 500% बढ़ा दी है,
اور دوسری طرف مزدور کی اگر مزدوری وہی رہے گی تو بتائیے اس کا نظام کیسے چلے گا؟ رہی بات آپ کی، تو پاکستان کے اندر ہر قسم کا قانون موجود ہے مگر اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے یا جو مزدور طبقہ ہے وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر پا رہا۔ سر مزدوروں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کام کرتا ہے فیکٹریز کے اندر، جو کام کرتا ہے بھٹوں کے اندر، جو کام کرتا ہے، یہ عام لیبر جو ہوتی ہے دکانوں کے اوپر کام کرتی ہے، اس لیبر کے بارے میں کون سوچے گا جس کو صبح 7 بجے لے کر ایک بندہ رات کو 2 بجے تک دکان پہ بٹھائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رات کو 2 بجے چھٹی کر کے اگر وہ لیبر گھر جائے گی، صبح 7 بجے دوبارہ اس کو اگر پہنچنا ہے تو مطلب 7 بجے اگر پہنچنا ہے اس کو، یہ 6 بجے پہنچنا ہے، اس نے 5 بجے اٹھنا ہے، وہ اپنی نیند کا پورے کرے گا؟ اس کو مجھے بتائیے کہ اس کے لوازمات کیسے پورے ہوں گے؟ ہم بیٹھ کر پروگرام تو بہت اچھا کر لیتے ہیں مزدور کے اوپر، مگر مزدور کی شام کو جب مزدوری دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم ہیلے بہانے کر لیتے ہیں کہ آج نہیں کل لے لینا، کل نہیں پرسوں لے لینا، پرسوں نہیں ترسوں لے لینا۔ تو ہمیں تو سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کے اوپر، مزدور کو اس کو حق ملنا چاہیے، اس کا کھانا پینا، اس کا میڈیکل، جو رولز ہیں پاکستان کے، اور جو ہماری فیکٹریز ہیں، یہ جو بھی ہمارے ادارے کام کرتے ہیں۔ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، کل ہم لوگ ایک جگہ پر موجود تھے تو وہاں پر ایک بندے کو ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور 4 اس کے ارد گرد کھڑے تھے، یعنی اس طرح کا مذاق ہم مزدوروں کے ساتھ کرتے ہیں، مزدور سے اٹھا کے اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے 4 مزدوروں کے ساتھ تصویر بنا کر ایک چلا دیتے ہیں اس دن، اور اس طرح کا ہم مزدور ڈے مناتے ہیں۔ اگر اسی طرح کا سر مزدور ڈے منانا ہے لیبر یونین نے تو میرے خیال سے ایسے مزدور ڈے کو بند کر دینا چاہیے، مگر حکومت کا سب سے بڑا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے کہ جو لیبر ہے اس کا حق اس کو ملنا چاہیے، اور خاص کر وہ لیبر جو عام شاپس پہ کام کرتی ہے، وہ لیبر جو بٹھوں پہ کام کرتی ہے، اور جو میکینیکل کام کر رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں کا، گاڑیوں کا، اس لیبر کا جو استحصال ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایک اور آخری بات اس کویسچن کے اندر، آج جو سب سے زیادہ لوگ جو چائلڈ لیبر کے بارے میں بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کون سا ماں باپ ایسے ہیں جو بڑی خوشی سے اپنے بچے کو جاب پر بھیجتے ہیں؟ کون ماں باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ چھوٹا سا معصوم جا کر استاد کی دن کو گالیاں ماں بہن کی سنے، اور دن کو شام کو پورا دن لوگ چھوٹو اور موٹو اور گالیاں اور سب کچھ کرنے کے بعد وہ شام کو واپس لوٹ کر آئے اور ہاتھ کالے کیے ہوئے، کپڑے کالے ہوئے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ مجبور ہو کر بچے جو ہیں یہ مزدوریاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پیسے پورے نہیں ہوگے، کئی کے پیرنٹس نہیں ہیں، وہ ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے، وہ گھر کے معاملات کو کیسے کریں؟ تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ ہم نے یہ قانون تو بنا دیا ہے کہ لیبر بچوں کی لیبر نہیں ہونی چاہیے، تو مگر جن بچوں کے پیرنٹس یا کمانے والا کوئی نہیں تو ان کو ہیلپ کون کرے گا؟ محترم الیاس ملک صاحب، آپ نے بہت درست فرمایا، مگر اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لیبر کا مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں پہلی بات یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے۔ اکثر ممالک میں، خاص طور پہ پاکستان میں اگر اس ریشو کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے۔ ایک اکثریت لوگوں کی تو بے روزگار ہے کہ ان کو روزگار ملا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جن کے پاس روزگار ہے وہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے پاکستان میں جو مزدور طبقہ ہے، اور ان کی جو زندگی کا لیول ہے وہ بالکل ہی ایسا ہے کہ وہ بیچارے سوائے روٹی روزی کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ انسانی معاشرے میں اگر ان کی اسٹڈی کی جائے، ان کی زندگیوں کی ہے تو بڑی کرب کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ تو کیا اس کا جو ہے حساب ہمارے حکمرانوں پہ نہیں آئے گا کیا کہ انہوں نے اس استحصالی نظام کے تحت غریب کو مزید غریب تر کیے ہوئے اور اپنے آپ کو ہر روز کے لحاظ سے امیر کرتے جا رہے ہیں؟ سر آپ نے جو بات کی یہ ان معاشروں کی بات کر رہے ہیں آپ جن معاشروں کے اندر قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ پاکستان میں مزدور کو دبانا، غریب کو دبانا، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یا جو جاگیردارانہ نظام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 آوازیں پاکستان کے اندر، 3 آوازیں اٹھی سرمایہ داروں کے خلاف اور جاگیرداروں کے خلاف، مگر ایک نے سمجھوتا کر لیا، 2 نے سمجھوتا نہیں کیا۔ سب سے پہلے آواز اٹھتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف، مگر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے ساتھ کیا کر لیا، اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ دوبارہ کیا کر لیا، الیکس لیک کر لیا۔ اس کے بعد دوسری آواز اٹھتی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف۔ اس کے بعد ایک تیسری آواز اٹھتی ہے الطاف حسین کی، اس کی آواز بھی جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھی اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف۔ یہ جو سسٹم ہے یہ معاشرے کو کبھی بھی نہیں پنپنے دیں گے، اور جب آپ کے حکمران وڈیرے ہوں گے، جب حکمران سرمایہ دار ہوں گے تو یاد رکھیے گا ریاست بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، ریاست کو کبھی اس کا حق نہیں ملے گا ان 2 طبقات کے ہوتے ہوئے۔ تو ان 2 طبقات کے ہمارے جب کسی حاکم کو لایا جاتا ہے اس کے پیچھے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرمایہ دار اپنا سرمایہ اس لیے انویسٹ کرتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکے، غریب کا بھی استحصال کر سکے،
وہ माफिया का भी काम कर सके, वो स्मगलिंग भी कर सके, वो गरीब की बेटी को भी उठा के ले जाए और लोगों को भी अपना सारी जिंदगी के लिए गुलाम बना के रखे। उसने तो सारा काम यही करना है। जब उसने ये करना है तो कब लोगों के हुकूक देगा वो? अच्छा, इस सारी बातों के बीच में जब ये हमारा ये निज़ाम ऐसा है तो हम आप मजदूरों को क्या पैगाम देंगे कि उनके लिए क्या रास्ता रह जाता है? वो अपना किस तरीके से जहाँ वो अपने बाल बच्चों के लिए रोजी रोटी का कुछ करें या अपने हुकूक के लिए कहीं पर आवाज बुलंद करें, इनके लिए कोई ऐसा पैगाम या कोई इस तरह का आप तजवीज़ देना चाहेंगे? देखें सर, सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिससे आप अपनी हालत के बदलने का। बेशक। हमें मेरे ख्याल से मजदूरी से हट कर कोशिश करनी चाहिए कि हमें हुनर की तरफ जाना चाहिए। एक शख्स अगर हुनरमंद होगा तो उसको इन परेशानियों का आलम नहीं होगा कि रोजगार नहीं है। वो कोई ना कोई किसी न किसी रोजगार से वाबस्ता होकर न वो अपने हुनर के तहत वो बहुत सारे काम, एक रास्ता बंद होता है दूसरे रास्ता में खोल लेना चाहिए। ये ये बात तो हम हमेशा करते हैं कि हुकूमत को ये करना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए। हम अवाम का भी कोई फर्ज है, हम अवाम का भी कोई हक है कि हमें बहुत सारे रास्तों का, अगर हमें फैक्ट्री में अगर रोजगार नहीं मिल रहा है या हमें एक दूसरे का, तो हमें बहुत सारी ऐसी हुनर को सीखना चाहिए। आप चाइना की मिसाल ले लें। चाइना के अंदर बच्चों को अगर ब्रेक टाइम होता है तो बच्चा जो जिस झूले के ऊपर झूल रहा होता है उसके नीचे भी उन्होंने मशीनें फिट की होती हैं जिससे वो खिलौने बन रहे होते हैं। वहां इलेक्ट्रिक सीढ़ियां लगी होती हैं, उसके नीचे भी खिलौने बन जाते हैं। उनकी लेफ्ट ऊपर जा रही होती है, उसके आगे से भी कई चीज मशीनें उसके साथ लगी होती हैं कि लेफ्ट ऊपर आती जाती है, साथ साथ वो चीजें बनती जाती हैं। तो पूरी दुनिया तरक्की करके कहां पर पहुंची है? मजदूर तबके को अपने हक के लिए कोशिश करनी होगी। याद रखें, अगर मैं ये समझूंगा मेरी दिहाड़ी जाया हो जाएगी, और खासकर यहाँ जो मजदूर यूनियन है ना सर, मजदूर बेचारा क्या करे? उसका तो हाल ये कर दिया कि वो दिहाड़ी नहीं लगाएगा तो शाम को खाएगा क्या? मैं उसी तरफ आ रहा था कि मजदूर यूनियन का ये किरदार मजदूर यूनियन का जो किरदार है ना, ये मजदूर यूनियन का किरदार वही है जो तालीमी इदारों के अंदर तलबा तंजीमों का किरदार। उसके अंदर हुआ क्या? सियासी एलिमेंट उसके अंदर घुस गया। सियासी जमातों ने अपनी अपनी तलबा यूनियंस बना ली जिसमें वो अपने सियासी मकासद हासिल करने लगे। इसी तरह सियासी जमातों ने अपनी मजदूर यूनियंस बना ली हैं और सिर्फ उनसे सियासी मकासद हासिल करते हैं। हुकूक कहीं भी नहीं मिलते मजदूर को। स्टील मिल के मजदूर आपने हर जगह अपने हुकूक के लिए पिसते हुए देखे हैं। मैं खुद क्या नाम उसका, स्टील मिल के मजदूरों के साथ एक अरसा खड़ा रहा हूं। हमने प्रोटेस्ट किए हैं, इस्लामाबाद तक हमने आवाज को बुलंद किया है, मगर उनका भी बड़ी मुश्किल से बात, कोशिश करने के बाद उनके मसले हल हुए। मगर मजदूर ये याद रखें, ये ना सोचा करें कि हमें कोई भी नहीं पूछेगा। अगर आप एक ताकत बनकर इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज को सुना जाएगा। आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, कुछ अरसा पहले 5-6 महीने किसानों ने इस्लामाबाद के अंदर जाके प्रोटेस्ट किया था अपने हुकूक के लिए। उसका फायदा क्या हुआ? पिछले साल जो गंदम थी वो 2200 रुपए मन थी, इस मरतबा गंदम 4000 रुपए मन हुई। इसलिए कि उन्होंने जाकर अपने बलाज बंद की, आपने खाद को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, डीजल की कीमतें आपने 4 गुना ज्यादा बढ़ा दी। उसके बाद आपकी जितनी मेडिसिन यूज होती हैं उसको इतने गुना बढ़ा दिया, मगर आपकी जो गंदम की कीमत, चावल की कीमत, आपके जो गन्ने की कीमत वहीं की वहीं है। तो मुझे ये बताइए किस तरह उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपने हक के लिए लड़े, निकले, और आज जो है तेल 1200 रुपए मन, 12,000 रुपए मन था, इस वक्त 19,000 रुपए मन हो गया है। गंदम 2200 थी, 4,000 रुपए मन होगी, तो रेट ऊपर गए। उन्होंने कोशिश की, तो मजदूर तबके हुए अपने लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। सियासी जमातों के पीछे लगने के बजाय, यही तो आपके इस्तेसाल कर रही हैं, उनके पीछे लगने के बजाय जो मजदूर यूनियंस हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े होकर अपने हुकूक के लिए लड़ें। नाजरीन, ये थे मोहतरम इलियास मुगल साहब, बहुत हौसला अफजा और बहुत इंफॉर्मेटिव बातचीत इनसे हुई। हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा और देखते रहिए जमील अख्तर ऑफिशियल चैनल। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।